बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसमें जॉन लॉक के विचार या जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत। सबसे पहले हम जॉन लॉक का परिचय जान लेते हैं। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में सन 1632 में हुआ था। इस समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट राजा चार्ल्स से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। जॉन लॉक के होश संभालते ही इंग्लैंड का गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें एक ओर राजा की निरंकुश सत्ता के समर्थक और दूसरी ओर जनता की प्रतिनिधि संस्था संसद की सत्ता के समर्थक थे। गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रजा के पक्ष की विजय हुई तथा सत्ता जो है क्रामवेल के हाथों में आई। क्रामवेल की अध्यक्षता में जनता के विजय के प्रतीक स्वरूप एक गणतंत्र की स्थापना हुई, पर लॉक ने यह देखा कि क्रामवेल के निरंकुश शासन में शांति अवश्य रही, पर वह शांति व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य पर बनाई रखी गई थी। परिणाम स्वरूप जब सन 1658 में क्रामवेल की मृत्यु हुई तथा निर्वासित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी को चार्ल्स द्वितीय के नाम से पुनः इंग्लैंड का सम्राट बनाया गया, तो उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय से फिर संसद के अधिकारों के विषय में विवाद हुआ तथा जनता के अधिकारों की प्रतिनिधि संसद के अधिकार की स्थापना हो सके, इसके लिए इंग्लैंड के राजकुमार ऑरेंज के विलियम को राजा बनाया गया तथा उसके राजा बनाए जाते ही संसद ने एक अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स पारित करके राजा के अधिकार सीमित कर दिए तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार जॉन लॉक ने इस घटना को देखा, जिसे इंग्लैंड के इतिहास में गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसी घटनाक्रम से प्रभावित होकर लॉक ने अपने ग्रंथ शासन पर 2 निबंध टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में जनसहमति पर आधारित एक ऐसी राज्य सत्ता का समर्थन किया जिसकी शक्ति मर्यादित तथा जिसका उद्देश्य निश्चित हो। लॉक के सामाजिक समझौते का यही सार है कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना नितांत न्यायसंगत था। हम जॉन लॉक के समझौता सिद्धांत को इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले मानव स्वभाव की धारणा। जॉन लॉक ने मानवीय गुणों पर बल दिया है। लॉक के अनुसार मनुष्य की बड़ी विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होता है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और इसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और दयालुता के गुण होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लॉक की कल्पना का जो मनुष्य है वो स्वार्थी नहीं वरन परमार्थी है। लॉक का मनुष्य कर्तव्य की पुकार भी सुनता है और कम से कम कभी कभी उस पर ध्यान भी देता है। ये मानव स्वभाव की धारणा जॉन लॉक ने बताई है कि किस तरह से मनुष्यों ने समझौता किया होगा, और उसी कल्पना में वो मानव स्वभाव की धारणा बता रहा है कि मानव स्वभाव कैसा था। तो जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव बहुत अच्छा था। मनुष्य बुद्धिमान और विचारवान प्राणी था। विवेक और बुद्धि से वो नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करता है और उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य भी समझता है। तो दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और दयालुता के गुण उसके अंदर रहे हैं। ऐसा जो मनुष्य था तो उसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी, तो जॉन लॉक ने माना है कि मनुष्य को स्वभावतः परमार्थी, दयालु, सहयोगी व समाजप्रिय मानते हुए उसी के अनुसार उसकी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी की है
जिसमें क्या है, मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहता है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता है, प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान है क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और सब एक ही सर्वशक्तिमान और अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृतियां हैं। द्वितीय विशेषता है, प्राकृतिक अवस्था शांति व पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान व स्वतंत्र माने जाते हैं। कोई किसी को हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता। सब समान रूप से प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं और कोई किसी के अधीन नहीं होता। तृतीय विशेषता है, प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किंतु यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं, स्वेच्छाचारिता नहीं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियम के द्वारा होता है। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अच्छा था, स्वभाव उसका अच्छा था, प्रेम, दयालुता, सहानुभूति के गुण उसके अंदर थे, तो प्राकृतिक अवस्था भी बहुत अच्छी रही है। जैसे कि जॉन लॉक ने बताया है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे। सभी क्या है, पारस्परिक शांति व सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान और स्वतंत्र माने जाते थे। कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता था। सब समान रूप से प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते थे। कोई किसी के अधीन नहीं था। लोग पूरी तरह स्वतंत्र थे, लेकिन यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता और स्वेच्छाचारिता नहीं थी, क्योंकि कुछ प्राकृतिक नियम बने हुए थे। तो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था की बात जॉन लॉक करता है। फिर जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है कि सभी व्यक्तियों को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। इस प्राकृतिक अवस्था में भी सभी व्यक्तियों को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। पहला था जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। तो ये तीनों अधिकारों का जो प्रयोग है, प्रत्येक मनुष्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उपयोग इस प्रकार करता था कि दूसरों के अधिकारों पर आंच न आए। अब आता है समझौते के कारण। जब इतना सब कुछ बढ़िया था तो फिर समझौता क्यों किया होगा। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम के अनुसार शांतिमय जीवन व्यतीत करते हुए भी मनुष्य को 3 प्रकार की असुविधाएं थी। पहली असुविधा थी, प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई यह है कि उसमें ऐसी कोई निश्चित प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसके द्वारा उचित अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। यानी विधि, सर्वसम्मत विधि नहीं थी। दूसरी कठिनाई ये कि प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इसके अनुरूप निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं होती। पहली बात, कोई निश्चित विधि नहीं थी। दूसरी बात है, विधि को लागू करने वाली या नियमों के निर्णयों को कार्यान्वित या क्रियान्वित करने के लिए कोई साधन या संस्था नहीं। और तीसरी कठिनाई, इसमें सभी व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती। तो ये 3 प्रकार की कठिनाई कह सकते हैं, असुविधाएं कह सकते हैं, जिनके कारण जॉन लॉक ये मानता है कि मनुष्यों ने समझौता किया। अब है सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो प्राकृतिक अवस्था की इन 3 असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौते या संविदा द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा राज्य का निर्माण किया। अब ये समझौता क्या हुआ होगा। सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समाज के सभी व्यक्तियों का सभी व्यक्तियों के साथ किया जाने वाला अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था। इसलिए इसे सामाजिक अनुबंध कहते हैं, सामाजिक समझौता कहते हैं। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। देखिए, सभी व्यक्तियों ने सभी व्यक्तियों के साथ समझौता किया है, इसलिए इसको सामाजिक समझौता कहा है। जॉन लॉक जिन 2 संविधाओं की चर्चा करता है, 2 समझौतों की चर्चा करता है, उसमें से पहली संविदा, पहला अनुबंध जो है नागरिक समाज की व दूसरी द्वारा सरकार की स्थापना होती है। जॉन लॉक ने ये लिखा है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में कि 2 समझौते हुए हैं।
दो समझौतों में पहले समझौते से तो क्या है, नागरिक समाज की स्थापना हुई है और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। अर्थात पहला समझौता जनता के बीच हुआ था और दूसरा समझौता एक और समुचित जनता तथा दूसरी ओर शासक के बीच में हुआ है। पहला समझौता जनता का आपस में हुआ है जिससे नागरिक समाज की स्थापना होती है, और दूसरा समझौता संपूर्ण प्रजा और दूसरी तरफ शासक जो है उसके बीच में हुआ है, और इससे क्या है, सरकार की स्थापना हुई है। पहले समझौते द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वे समाज द्वारा दूसरा समझौता होने पर सरकार को प्रदान कर दिए जाते हैं। सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती है जिनका पालन यदि सरकार नहीं करती तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। जब भी समझौता हुआ होगा तो जब प्रजा या लोगों के, जनता और सरकार के बीच में जब समझौता हुआ होगा, शासक के बीच में समझौता हुआ होगा, तो उस समझौते में कुछ शर्त लगा दी गई है समाज द्वारा, शासक पे या सरकार पे कुछ शर्त लगा दी गई है कि ऐसी शर्तें जिनका पालन यदि सरकार नहीं करती तो उसे समाप्त किया जा सकता है और फिर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लॉक ने एक सीमित व उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। जॉन लॉक ने एक सीमित, जो सीमा में रह करके काम करे और उत्तरदायित्व वहन करे, ऐसे सरकार की कल्पना जॉन लॉक ने की थी। अब आता है राज्य का स्वरूप। लॉक के अनुसार समझौते से बनने वाला राज्य लोकहित का साधन होता है। राज्य के निर्माण व अस्तित्व का आधार जनसहमति होती है। राज्य को शासन विधि पर आधारित होना चाहिए और उसमें किसी को मनमानी करने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। जॉन लॉक ने स्पष्ट कहा है, यदि शासन को सहमति प्राप्त न हो, वह अपना जो कमिटमेंट किया हुआ है उसके विरुद्ध यदि आचरण करे और वैधानिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचार बरतने लगे, अपनी मर्यादाओं का पालन न करे, तो जनता को शासन सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने तथा उसे बदलने का अधिकार है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक ने कल्पना की है कि किस तरह से सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। हम संक्षेप में यदि सामाजिक समझौते की विशेषताएं देखना चाहे, जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं देखना चाहे, तो पहली विशेषता है, जॉन लॉक ने दो प्रकार के समझौतों की चर्चा की है, एक सामाजिक और एक शासन संबंधी समझौता। सामाजिक समझौता जो जनता ने आपस में किया और शासन संबंधी समझौता जो जनता ने शासक के साथ किया। दूसरी विशेषता है, राज्य की सत्ता जनता के लिए है, न कि जनता राज्य के लिए है। तीसरी विशेषता है, राज्य नागरिकों की सहमति पर आधारित है। नागरिक अपने हितों की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के आदेशों का पालन करना स्वीकार करते हैं। यदि शासक इन हितों के प्रतिकूल आचरण करते हैं तो वे उनकी सहमति के बिना शासन करते हैं और इस दशा में जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। तो एक तरह से उन्होंने सीमित और उत्तरदायी सरकार की कल्पना की है। चौथी विशेषता है, राज्य निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि लॉक ने राज्य के अधिकारों को दो प्रकार से सीमित और मर्यादित कर दिया है। एक तो राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है और दूसरे राज्य को वह सत्ता या अधिकार एक ट्रस्ट के रूप में विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। राज्य कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इस मूल उद्देश्य के प्रतिकूल हो। राज्य तो उद्देश्य रूपी न्यास का संरक्षक है। संक्षेप में कह सकते हैं कि लोक का राज्य स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शक्ति निश्चित होती है, उद्देश्य निश्चित होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए उसे कार्य करना होता है। तो ये था जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। धन्यवाद।